Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss very important previous questions of 2021, which is very important for this exam. So my first question is in previous December 2021, shift 1, which of the following statistical techniques may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale only? मतलब आपको सिर्फ वो वाली रिसर्च डाटा बताना है, वो वाली टेक्निक बतानी है जो सिर्फ ऑर्डिनल स्किल पे आप यूज कर सकते हो, जो ऑर्डिनल स्किल पे अवेलेबल होती है। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टूडेंट्स टी टेस्ट जिसको हम टी टेस्ट भी कहते हैं, परसेंटाइल रैंक्स, चाय स्क्वायर टेस्ट या फिर स्पीयरमैन्स कोरिलेशन मेथड। देखिए जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है, अब ऑर्डिनल डाटा का क्या मतलब होता है, जहां पर आप अपने जो डाटा है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन डिफाइन किया जाता है कैसे, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल। दैट मीन्स कि जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है, ज्यादातर हम इसको ऑर्डिनल नंबर डाटा स्केल पे लेते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। ये तो हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। दैट मीन्स कि आपका क्वार्टाइल डेविएशन में क्या यूज किया जाता है, ऑर्डर स्केल, ठीक है। फिर आता है आपका परसेंटाइल रैंक। अब परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल रैंक का मतलब हमें उस बच्चे से कंपेयर करना होता है जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, उससे और के परसेंटाइल मतलब जितने भी बच्चे होते हैं उसके जस्ट बिलो द स्कोर होते हैं। A percentile is a number below which a certain percent of the distribution falls. जिस बच्चे के अगर 99 परसेंटाइल आए हैं किसी बच्चे के नंबर, तो उसके नीचे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उससे कंपेयर किया जाएगा उसको। और ये भी क्या होता है, ये भी ऑर्डिनल नंबर डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्कोर इन द 90th परसेंटाइल ऑन अ टेस्ट, अगर आपने 90th परसेंटाइल टेस्ट में स्कोर किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 90% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट स्कोर किया है वो आपसे नीचे हैं। इफ यू स्कोर 72 परसेंटाइल, दैट मीन्स कि 72% स्टूडेंट जो हैं वो आपके स्कोर से उनका कम स्कोर है। तो इसका मतलब ये होता है परसेंटाइल रैंक का। फिर आती है आपकी स्पीयरमैन्स रैंक। यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर भी हम ऑर्डिनल डाटा का ही यूज करते हैं। ये एक नॉन पैरामेट्रिक वर्जन होता है जिसको हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को आप पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। तो जो हमारे ऑर्डिनल टेस्ट होते हैं जनरली किस पे होते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन पे, परसेंटाइल रैंक पे एंड स्पीयरमैन्स कोरिलेशन पे। और स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में आप चेक क्या करते हो, आप क्या मेजर करते हो, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन के दो वेरिएबल्स के बीच में उनकी रैंक में क्या स्ट्रेंथ है, क्या एसोसिएशन है, उसको हम चेक करते हैं। और ये हम किस पे चेक करते हैं, ऑर्डिनल डाटा पर, ऑर्डिनल स्केल पर। तो जो आपके तीनों आते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल रैंक एंड द स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, ये सब आपके ऑर्डिनल टेस्ट पे आते हैं। अब बात आती है हमारे चाय स्क्वायर टेस्ट की, और हमारा टी टेस्ट जो हमें ऑप्शन में गिवन था। जो आपका चाय स्क्वायर टेस्ट होता है वो ज्यादातर लार्ज सैंपल साइज पे किया जाता है, और ये कौन से स्केल्स पे करते हैं हम लोग, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल डाटा पर, ठीक है। जो आपका टी टेस्ट है जिसको हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं, ये किस में किया जाता है, इंटरवल और रेशियो स्केल पे। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो हमारा आंसर है दैट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल रैंक्स एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन किस पे होता है, आपका ऑर्डिनल स्केल पे होता है। स्टूडेंट्स टी टेस्ट आपका इंटरवल और रेशियो स्केल पे होता है। चार स्क्वायर टेस्ट पे आपका होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए सी एंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक यूज फॉर एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन द क्लासरूम एज अ फीडबैक मैकेनिज्म। तो वो किस चीज के लिए कहा जाएगा, दोनों वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स के लिए, या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ओनली वर्बल बिहेवियर, या फिर वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। देखिए आपका जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फ्लैंडर्स और गैलोवेज दोनों के ऊपर पूछे जाते हैं। जो आपका फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस है वो सिर्फ वर्बल बिहेवियर होता है किसका, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। लेकिन जो आपका गैलोवेज सिस्टम ऑफ एनालिसिस होता है वो किस पे होता है, इंटरेक्शन एनालिसिस नॉन वर्बल बिहेवियर पे। तो ये चीज समझने वाली है इसमें कि जो आपका फ्लैंडर्स होता है वो किस पे होता है, वर्बल बिहेवियर पे, और जो आपका गैलोवेज होता है वो होता है आपका नॉन वर्बल बिहेवियर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू for the portfolio assessment techniques used for performance evaluation of students। आपको बताना है इनमें से पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक्स कहाँ यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है और क्या सही है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जब आप करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। assess students growth and achievement over a period of time, very nice। क्योंकि पोर्टफोलियो होता क्या, एक बच्चे का कंप्लीट, उसके अंदर पूरी चीजें लिखी हुई होती है, बच्चे का ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में उसने क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें अचीव की है, क्या उसका पूरा परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल पीरियड में। तो हम स्टूडेंट्स को असेस कर सकते हैं
थ्रू पोर्टफोलियो हम देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना इंप्रूवमेंट किया है। तो ये सब चीजें आप कैसे देख सकते हैं? थ्रू द पोर्टफोलियो। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। स्कोरिंग प्रोसेस सिंपल, रिलायबल एंड वैलिड। नेक्स्ट देखते हैं, मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इज एनहांस्ड। जब बच्चे को पता होगा, जब आप असेसमेंट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ उसने ये चीजें इनहेंस भी की हैं, प्लस इन चीजों को उसने इम्प्रूव किया, जो उसका वीक पॉइंट था वहां उसने इम्प्रूव किया, कहाँ उसने बहुत अच्छे से कवर अप किया है, इवेंट्स में कहाँ कहाँ उसने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। तो इसे थर्ड पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। इनेबल करना स्टूडेंट्स को टू एवेलुएट देयर ओन, बिकॉज ऑफ दिस पोर्टफोलियो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को, अपने रिजल्ट्स को इवेलुएट कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए सी एंड डी इट्स योर करेक्ट आंसर। ये कि टाइम लेस डिमांडिंग है, टाइम सेविंग है, सबसे अच्छे पॉइंट्स हम जो हैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक वो आपके बनते हैं ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपको बताना है क्वांटिटेटिव रिसर्च का पर्पस क्या होगा। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, हम कल्चर ट्रेडिशंस नहीं करते इसमें, ना ही हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इंटरप्रिटेट करते हैं, वो हम क्वालिटेटिव में करते हैं जब हम अपनी फिनोमेनोलॉजिकल या फिर एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे होते हैं। डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स के बीच में चीजें देखते हो, रिलेशनशिप बिल्ड भी करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या कोई और भी वेरिएबल जो आप अपने रिसर्च में लेते हैं। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं अपने वेरिएबल्स को डिस्कवर करते हैं, उनकी रिलेशनशिप को डिस्कवर करते हैं। कंफर्म करता है हाइपोथेसिस, हम जानते हैं हम अपने रिसर्च में ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस दोनों को यूज करते हैं। जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स टू अदर सिचुएशंस, आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो आपने रिसर्च किया उसको रिजल्ट्स को जनरलाइज करके देखते हो। बिल्कुल ठीक बात है। दैट मीन्स कि आपका ए सी एंड बी डी एंड ई, सॉरी, इट्स अ करेक्ट आंसर। ये जो आता है ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के पॉइंट्स है, इसलिए ये नहीं आएंगे। एन इंजीनियरिंग कंपनी वांट्स टू रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट्स फॉर इट्स स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो क्या कर रही है, फ्रेश ग्रेजुएट्स ढूंढ रही है, अपने एक स्पेसिफिक वर्क है उनके इंस्टीट्यूशन का, जिसके लिए जो कंपनी ने डिसाइड किया कंडक्ट किया सिलेक्शन टेस्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। जब आप एक चीज के लिए, स्पेसिफिक किसी चीज के लिए आपको टेस्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? मेंटल एबिलिटी टेस्ट लोगे, अचीवमेंट टेस्ट लोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे, पर्सनालिटी असेसमेंट। जब आपको अपनी कंपनी के लिए एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क के लिए एक बंदा चाहिए, दैट मींस आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करोगे। क्योंकि जैसे अगर हम नेट की बात करते हैं, नेट में आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। उसी तरह से जब हम एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं, तो दैट मींस यू हैव अ कैपेबिलिटी। तो इसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल इस काम को कर सकता है कि नहीं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, विच इज मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट हिज विल, इज टेक्निकली नोन एज। जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा है, उसका इफेक्ट किस पे चेक कर रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। दैट मींस कि वो ट्रीट कर रहा है अपने वेरिएबल को, उसका ट्रीटमेंट वेरिएबल है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल कहलाएगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरफेरेंस वेरिएबल वो होते हैं जो आपकी रिसर्च में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जैसे नॉइज हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। तो आंसर क्या होगा इसका? हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज ऑन अ टेस्ट इज स्क्यूड नेगेटिवली। जब आपका टेस्ट क्या है? नेगेटिव। जब आपका जो टेस्ट है वो क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड है। दैट मीन्स जिस जगह टेल आती है उस चीज को हम लेते हैं, तो टेल आपकी यहाँ आ रही है, दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड है। और पॉजिटिवली कैसे होता है? जब आपकी टेल इस तरफ आएगी, दैट मीन्स आपकी टेल राइट साइड पे आएगी, तब आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अब इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? मीन, मीडियन, मोड। यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है अपनी, ठीक है। ये मीन हो गया, बीच में आपका मीडियन होता है, तो मीडियन का जनरली सेम ही होता है, फिर आता है आपका मोड। देखिए, अगर आपका टेस्ट नेगेटिवली स्क्वीड है, दैट मींस आपका जो टेस्ट है वो इजी है। पॉजिटिवली स्क्वीड है, दैट मींस आपका जो टेस्ट है वो डिफिकल्ट है। अगर आपका टेस्ट डिफिकल्ट है, सो व्हाट कुड बी डू? दैट मीन्स के अगर टेस्ट डिफिकल्ट है तो जिन बच्चों ने स्कोर किया है वो बच्चे कम होंगे। दैट मीन्स सबसे कम बच्चे जो होंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो मीन में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे इधर आपके। और यहाँ कौन से ज्यादातर बच्चे होंगे? जिन्होंने
कम स्कोर किया, मतलब जिनका नंबर कम आए हैं। इजी टेस्ट है, दैट मीन्स के जो सबसे अच्छा जिन्होंने स्कोर किया, तो ये वाला पार्ट अगर हम आपका देखते हैं तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चों ने अच्छा स्कोर किया तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस तरफ होंगे। दैट मीन्स आपका यहाँ मीन क्या होगा, वो कम होगा जब आपका नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो यहाँ पे आपका मीन जो होगा वो कम होगा, मीडियन इक्वली होगा, बीच में ही होगा क्योंकि सेंटर पोजिशन पे है। मोड आपका ज्यादा होगा अगर आपका टेस्ट नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और यही चीज पॉजिटिव स्क्यूड होने में चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स तब आपका किस तरह से हो जाएगा, मोड, मीडियन एंड मीन, जब आपका टेस्ट जो होगा डिफिकल्ट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज क्रॉस द पासिंग कट स्कोर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपका टेस्ट इजी होगा तो सबसे ज्यादा क्रॉस करेंगे बच्चे। बिल्कुल ठीक बात है। एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम वाज लो। बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो टेस्ट इजी था, नहीं तो टेस्ट डिफिकल्ट ना हो जाता अगर टेस्ट आइटम आपके ज्यादा होते तो। ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है आपका। द मीन स्कोर ऑफ द एग्जामिनीज, मीन स्कोर जो होगा एग्जामिनीज का वाज मोर देन द मीडियन स्कोर। जबकि हमने देखा जो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है मीडियन से ज्यादा होगा। किसका, मीन, आपका मीन स्कोर। ठीक है, मीन स्कोर क्या है आपका, मीडियन से ज्यादा है। नहीं है, यहाँ पे तो मीडियन से कम है। जब हमारा यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पर हमारा मोड ज्यादा है नेगेटिवली स्क्यूड में, मीन हमारा कम है। दैट मीन्स ही आपका फॉल्स हो जाएगा। द मॉडल वैल्यू वॉज लेस देन द मीन बट मोर देन द मीडियन। आपकी जो मॉडल वैल्यू होगी वो मीन से कम होगी लेकिन मीडियन से ज्यादा होगी। देखो इसमें क्या हुआ था, नेट में पहले भी इन्होंने गलत, ये पहले ये ऑप्शन दिया था फिर ये ऑप्शन दिया था, तो इसलिए इन्होंने दोनों ही ऑप्शन दे दिए थे, किसी को कट नहीं किया था। तो इस हिसाब से आपके दोनों ऑप्शन बनते, लेकिन मैंने दोनों के हिसाब से आपको बता दिया है कि आंसर क्या सही होगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आपके लिए आंसर को करेक्ट करना आसान हो जाएगा। अगर हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा दैट मीन्स हमारा मीन ज्यादा होगा, और अगर हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होगा दैट मीन्स आपका मोड ज्यादा होगा। क्योंकि टेस्ट इजी होगा तो बच्चे मोड की तरफ ज्यादा होंगे, और अगर आपका टेस्ट डिफिकल्ट होगा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो आपका मीन ज्यादा होगा और आपका मोड जो होगा वो कम होगा। तो इसलिए दोनों के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, आप अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्चर कंडक्ट करते हैं एक स्टडी को, क्या करते हुए, टू हैव इनिशियल आइडिया, उसके पास क्या है, एक इनिशियल आइडिया किस चीज का, स्कोप का, मैग्नीट्यूड का, अपनी प्रॉब्लम का, अंडर स्टडी एंड टेस्ट द फीजिबिलिटी ऑफ मोर एक्सटेंसिव रिसर्च। तो इस स्टडी को क्या कहेंगे आप, किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक रिसर्चर ने क्या किया कि एक स्टडी की जिसका इनिशियल आइडिया लेने के लिए उसने एक छोटा सा टेस्ट किया। तो क्या कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्सप्लोर कर रहा है। हमने एक्सप्लोरेटरी स्टडी में देखा था कि जैसे अगर हम हाँ, जो समझाया जाता है वो ये कह के समझाया जाता है कि जैसे अगर आप बाजार गए और आपने पनीर लिया, तो पनीर का पहले थोड़ा सा टुकड़ा दे के देख लोगे। आप मिठाई लेने जा रहे हो तो आप पहले थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करके देखोगे कि मिठाई फ्रेश है कि नहीं है, तब आप ज्यादा मिठाई लोगे। उसी तरह से अगर आप एक रिसर्च की बात करते हो तो आप रिसर्च के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले एक छोटी सी स्टडी करके देख रहे हैं कि मैं जिस फील्ड में स्टडी करने जा रहा हूँ वो फिजिबल है भी या नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं। The portfolio assessment technique as a part of pedagogical practices is used for the purpose of evaluating students and involves recording। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक का यूज करते हैं अपनी क्लास की स्टडी में अपने बच्चों को समझने के लिए, तो जो पर्पस उसका यूज किया जाता है बच्चों को इवेलुएट करने के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी वर्क आफ्टर द एंड ऑफ सेमेस्टर नहीं, बिल्कुल भाई ये तो एक पीरियड ऑफ टाइम के जो बच्चे की क्या ग्रोथ हुई है, बच्चे ने क्या अचीव किया है, वो चीज होती है पोर्टफोलियो आपका। learning outcomes after completion of a course, progress in learning and performance over a period of time, ये बिल्कुल ठीक बात कही गई है। readiness for an impending competitive examination नहीं, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चे की लर्निंग की क्या प्रोग्रेस है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, क्या उसका अचीवमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक, और ये इवेलुएट करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों को। इसका पर्पज यही होता है कि आप बच्चे की प्रोग्रेस चेक कर सके, बच्चे का परफॉर्मेंस चेक कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So third option is your correct answer. Which of the following terms best indicates the intent of a qualitative research? क्या पर्पस है क्वालिटेटिव रिसर्च का, कौन सी टर्म्स है जो बता रही है वो आपको बताना है। हम जानते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी क्या करेगी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोर करना, इंटरप्रिटेट करने का काम कौन करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन कौन करता है हमारे यहाँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर, ADNE इज योर करेक्ट आंसर।
So thank you, friends, for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And I wish कि lesson आपके लिए काफी useful हो. And in the next lesson, we have come soon with a next upcoming a very beneficial video for you. Thank you and have a nice day.